आप सभी को मेरा नमस्कार। नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय की अगली कड़ी में हम आज कारिका नंबर 27 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आतोद्य का वर्णन किया गया है। आतोद्य का मतलब होता है वाद्य यंत्र। तो देखिए कारिका नंबर 27। ततं चेवावनद्धं च घनं सुषीरमेव च चतुर्विधं च विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्। प्रस्तुत कारिका में चतुर्विध आतोद्य का वर्णन किया जा रहा है। आतोद्य कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, उनका वर्णन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, ततं चेवावनद्धं। उसके लिए अपन अन्वय करेंगे, ततं चैव अवनद्धं च घनं सुषीरम एव च लक्षणान्वितम आतोद्यम च चतुर्विधम विज्ञेयम। अनुवाद इस प्रकार से है, ततं चैव अवनद्धं, तत् अवनद्धं घन तथा सुषीर। ततं चैव अवनद्धं च घनं सुषीरम च एव च। तत् अवनद्ध घन तथा सुषीर इस प्रकार के लक्षणों से अन्वित, मतलब इस प्रकार के लक्षणों वाले आतोद्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 प्रकार बताएं? तत्, अवनद्ध, घन तथा सुषीर। इस प्रकार के लक्षणों वाले आतोद्य 4 प्रकार के होते हैं। तो इस कारिका में नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत मुनि संग्रह के 9वें अंग 4 प्रकार के आतोद्य का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि संग्रह के 9वें अंग आतोद्य जो 4 प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बताते हैं 4 प्रकार कौन से बताए उन्होंने? तत्, अवनद्ध, घन और सुषीर। तत्, अवनद्ध, घन और सुषीर, ये 4 प्रकार के आतोद्य हैं। अब आतोद्य किसे कहते हैं? आतोद्य का क्या अर्थ है? आतोद्यते इति आतोद्यम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार हस्त तथा वायु द्वारा ताड़ित होने पर जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे वाद्य आतोद्य कहलाते हैं। हस्त मतलब हाथ, और वायु द्वारा ताड़ित होने पर, पीटे जाने पर, कंपायमान होने पर, किसके द्वारा? हाथ और वायु द्वारा ताड़ित होने पर जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे वाद्य आतोद्य कहलाते हैं। आतोद्य के चतुर्विध भेद निम्न हैं। 4 प्रकार के भेद बताएं, 4 प्रकार बताए हैं आतोद्य के। वो कौन कौन से हैं? तत्, अवनद्ध, घन और सुषीर। अब हम देखते हैं कि तत् क्या है, अवनद्ध क्या है, घन और सुषीर ये कौन से वाद्य हैं, उसके बारे में हम अब विस्तृत देखते हैं। तत्, ततं तंत्रीगतं ज्ञेयम्। ततं तंत्रीगतं ज्ञेयम्। तार युक्त वाद्य तत् कहलाते हैं, जिसमें तार लगे हुए होते हैं, जैसे कि वीणा आदि जो वाद्य होते हैं वो तत् कहलाते हैं, जिसमें तार लगे होते हैं। अब वीणा आपने माता सरस्वती के हाथ में देखी होगी, वो है वीणा, उसमें तार लगा हुआ है। ऐसे ही तार युक्त और भी दूसरे वाद्य यंत्र होते हैं। तो ऐसे वाद्य जिसमें तार लगा होता है, तो तार युक्त वाद्य तत् कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं? तार युक्त वाद्य को तत् कहते हैं। दूसरा प्रकार है अवनद्ध। अवनद्धम तु पौष्करम। मढ़े हुए वाद्य अवनद्ध कहलाते हैं। मढ़े हुए, जैसे कि मृदंग, ढोल आदि वाद्य। अब मृदंग तो आपने देखा नहीं देखा, लेकिन ढोल तो सबने ही देखा होगा। ढोल मढ़ा हुआ होता है, उसका दोनों साइड में जो चमड़ा लगाते हैं वो, और उसको फिर रस्सियों से बांधते हैं। तो इस प्रकार से मढ़े हुए वाद्य जो हैं वो अवनद्ध
कहे जाते हैं। आतोद्य का तीसरा प्रकार है घन। घनस्तु तालो विज्ञेयः। तालोपयोगी ठोक कर बजाए जाने वाले बहुल ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य घन कहलाते हैं, जो ताल दे करके ठोक करके बजाते हैं और बहुत ज़्यादा ध्वनि देते हैं, तेज़ आवाज़ करते हैं। ऐसे वाद्य क्या कहलाते हैं? घन। जैसे मंजीरा, ठोक ठोक के बजाते हैं मंजीरा। भजन कीर्तन करते हैं, उसमें मंजीरे का प्रयोग आपने देखा होगा। तो ऐसा वाद्य जो ठोक करके बजाया जाता है और बहुल ध्वनि उत्पन्न करने वाला होता है, उसको घन कहते हैं। चौथा प्रकार है सुशिर। सुशिरो वंश एव च। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य सुशिर कहलाते हैं। अब अपन ने नाम देख लिया था, तत्, अवनत, घन और सुशिर, लेकिन अपन को कुछ समझ में आया नहीं था कि तत् क्या है, अवनत क्या है, घन क्या है, सुशिर क्या है। अपन ने अब जब सबका अलग अलग वर्णन देखा, पढ़ा, तो आपको पता चला कि तत् क्या है? तार युक्त वाद्य, जैसे कि वीणा। अवनत क्या है? मढ़े हुए वाद्य, जैसे कि मृदंग, ढोल। और घन तालोपयोगी ठोक कर बजाए जाने वाले और बहुल ध्वनि देने वाले वाद्य घन कहलाते हैं, जैसे मंजीरा। और चौथा है सुशिर। सुशिरो वंश एव च। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य सुशिर कहे जाते हैं, जैसे कि बांसुरी, वो क्या है? सुशिर। और अन्य कई प्रकार के वाद्य होते हैं, लेकिन अन्य सभी वाद्यों का अंतर्भाव उक्त चतुर्विध शास्त्रीय वाद्यों में ही हो जाता है। आगे देखेंगे आप कारिका नंबर 28। ततं तंत्री गतं ज्ञेयम् अवनद्धं तु पौष्करं घनस्तु तालो विज्ञेय सुशिरो वंश एव च। अर्थात तंत्री युक्त वाद्य को तत् जानना चाहिए। अभी हमने आगे पढ़ा, जिसमें तंत्र हो, यानी कि जो तार युक्त हो। तो यहाँ पर कारिका में क्या कहा है? ततं तंत्री गतं ज्ञेयम्। तंत्री युक्त वाद्य को तत् जानना चाहिए। अवनद्धं तु पौष्करम। और जो मढ़ा हुआ वाद्य है वह अवनद्ध कहलाता है। घनस्तु तालो विज्ञेय। और तालोपयोगी वाद्य को घन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? तालोपयोगी वाद्य को घन समझना चाहिए। सुशिरो वंश एव च। तथा जो फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य है वो सुशिर कहा जाता है। इस प्रकार से आपको आतोद्य के बारे में भरत मुनि के द्वारा जो बताया गया उसका हमने अध्ययन किया। अब अगली कारिका है कारिका नंबर 29। उसमें ध्रुव गान का विवेचन किया जा रहा है। देखो कारिका नंबर 29। प्रवेक्षाक्षेप निष्क्राम प्रासादिक मथांतरम गानम पंचविधम ज्ञेयम ध्रुवायोग समन्वितम। यहाँ पर प्रस्तुत कारिका में पंचविध ध्रुव गान का विवेचन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। प्रवेशाक्षेप यानी प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासादिक, अथ अंतरम इति ध्रुवायोग समन्वितम पंचविधम गानम विज्ञेयम। यानी कि प्रवेशक, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासादिक तथा आंतर नामक ध्रुवायोग से युक्त 5 प्रकार का गान जानना चाहिए। प्रवेशक, आक्षेप, निष्क्राम तथा प्रासादिक और आंतर नामक ध्रुवायोग से युक्त 5 प्रकार का गान जानना चाहिए। इसलिए इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य प्रस्तुतिकरण के भिन्न भिन्न अवसरों पर जो गान गाए जाते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं।
गान। नाटक का प्रस्तुतिकरण होता है तो कुछ बातें गा कर बताई जाती है, उनको क्या कहा है? गान। और ये भिन्न भिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले 5 प्रकार के गान बताए गए हैं। अब इसमें एक शब्द आया ध्रुव गान। ध्रुवा गीत्याधारो नियतः पद समूह। गीत के आधारभूत नियत पद समूह को ध्रुवा कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। कौन से 5 प्रकार हैं? प्रवेशक, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासादिक तथा आंतर। अब एक एक देखेंगे हम। प्रवेशक, रंगमंच पर नट नटी आदि पात्रों के प्रवेश के समय उनकी प्रकृति एवं भावों का सूचक जो गान होता है वह प्रवेशक कहलाता है। जब रंगमंच पर नायक नायिका या नट नटी आदि पात्रों का प्रवेश होता है तो प्रवेश करते समय उनकी प्रकृति मतलब वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनके क्या हाव भाव हैं, इस चीज़ को बताने वाला गान जो होता है नट नटी के प्रवेश के समय, उस गान को कहते हैं प्रवेशक। अगला ध्रुव गान का नाम है आक्षेप। अवसरोचित रस से भिन्न रस का आक्षेप करने वाला गान आक्षेप कहलाता है। मतलब अवसर तो कुछ और है लेकिन जो गाया जा रहा है उसका रस अलग है। अवसरोचित रूप से भिन्न, जैसा मौका चल रहा है, जैसा अवसर है, जैसा प्रसंग है, उससे भिन्न रस का आक्षेप करने वाला गान आक्षेप कहलाता है। जैसे श्रृंगार के अवसर पर वीर, हास्य आदि रस का गान। मतलब बताया तो जा रहा है, प्रस्तुतिकरण तो श्रृंगार का हो रहा है, लेकिन गाया क्या जा रहा है? वीर और हास्य रस का गान। तो उसको क्या कहते हैं? आक्षेप। तीसरा है निष्क्राम। निष्क्राम मतलब निकलना। किसी पात्र का मंच से निष्क्रमण करते समय गाया जाने वाला गान निष्क्राम कहलाता है। चौथा प्रकार है प्रासादिक। मंच पर प्रविष्ट पात्र की सामाजिकों के प्रति आंतरिक चित्तवृत्ति का सूचक गान प्रासादिक कहा जाता है। जो मंच पर जो पात्र प्रविष्ट हो रहा है वो सामाजिकों के प्रति उसके मन में क्या भाव है, उसकी चित्तवृत्ति क्या है, इसका जो सूचक गान है वो क्या कहलाता है? प्रासादिक। अगला है आंतर। मंच पर पात्र के प्रवेश तथा निष्क्रमण के अंतराल में, अंतराल मतलब उसके बीच में, जब वो प्रवेश करता है और बाहर निकलता है उसके बीच में जो गान गाया जाता है उसको आंतर कहते हैं। इस प्रकार से भरत मुनि के द्वारा 5 प्रकार के ध्रुव गान बताए गए हैं। अब हम देखेंगे कारिका नंबर 30। इसमें रंग मंडप के बारे में बताया है। कारिका नंबर 30। विकृष्टो चतुरस्त्रश्च रंगत्रयस्त्र च कीर्तितः। प्रस्तुत कारिका में रंग मंडप के प्रकारों का वर्णन किया गया है। क्या बताया है कारिका में कि रंग मंडप कितने प्रकार के होते हैं? रंग मंडप के प्रकारों का वर्णन किया गया है। अब देखो इसका अन्वय। विकृष्टः चतुरस त्रयस्थः च रंग कीर्तितः। विकृष्ट, चतुरस्थ तथा त्रयस्थ इस प्रकार के रंगमंडप कहे गए हैं। तो कौन कौन से रंगमंडप हैं? विकृष्ट, चतुरस्थ तथा त्रयस्थ इस प्रकार के रंगमंडप कहे गए हैं। यानी कि आचार्य भरत मुनि संग्रह के अंतिम भेद, अब संग्रह के 11 भेद थे, 11 भेद थे, उसमें से अंतिम है रंगमंडप। तो आचार्य भरत मुनि संग्रह के अंतिम भेद रंग का प्रतिपादन कर रहे हैं। नाटक का अभिनय करने हेतु नाट्य मंडप की आवश्यकता होती है और यह नाट्य मंडप जो होते हैं उन्हीं को रंग कहते हैं
और ये 3 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने 3 प्रकार के रंग का वर्णन किया है, 3 प्रकार के नाट्य मंडप के बारे में बताया है। कौन से हैं? विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्त्र। 3 प्रकार के रंग कौन से हैं? पहला है विकृष्ट, दूसरा है चतुरस्र और तीसरा है त्रयस्त्र। प्रत्येक नाट्य मंडप, ये जो विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्त्र 3 प्रकार के हैं, उनमें से प्रत्येक नाट्य मंडप ज्येष्ठ, मध्यम तथा अवर 3 प्रकार का होता है। जो 3 प्रकार के रंग मंडप हैं उनके भी 3 प्रकार हैं, ज्येष्ठ, मध्यम और अवर। जो देवताओं के लिए रंग मंडप बनाते हैं वो ज्येष्ठ होते हैं, राजाओं के लिए बनाए जाने वालों का नाम है मध्यम, और सामान्य प्रजा हेतु जो रंग मंडप होते हैं उनको अवर या कनिष्ठ नाट्य मंडप बनाना निर्माण किया जाता है। तो त्रिविध नाट्य मंडप निम्नानुसार हैं। 3 प्रकार के जो नाट्य मंडप बताए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला बताया था विकृष्ट नाट्य मंडप। विकृष्ट नाट्य मंडप मतलब आयताकार। आयत तो जानते होंगे, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर है। तो राजा हेतु विकृष्ट नाट्य मंडप बनाया जाता है। तो राजाओं के चरित्र के अभिनय हेतु विकृष्ट नाट्य मंडप बनाया जाता है। अब ये नाट्य मंडप कैसे बनाते हैं, कितना बड़ा होता है, उसका एक माप है 64 हाथ लंबा और 32 हाथ चौड़ा। जो राजा के लिए नाट्य मंडप बनाया जाता है उसे विकृष्ट नाट्य मंडप कहते हैं। ये आयताकार होता है, ये 64 हाथ लंबा और 32 हाथ चौड़ा होता है। पहले जो नाप होता था वो हाथ से मंडप को बनाया जाता था। इसमें प्रक्षेपोपवेश 32 हाथ, रंगपीठ 8 हाथ का, रंगशीर्ष 8 हाथ का, नेपथ्य ग्रह 16 हाथ का बनाना चाहिए। रंगपीठ और रंगशीर्ष के दोनों तरफ 8 से 16 हाथ की मतवारिणी होती है। दूसरा प्रकार है चतुरस्र नाट्य मंडप। वो होता है वर्गाकार और ये बनाया जाता है प्रजा के लिए। किसके लिए बनाते हैं? चतुरस्र बनाते हैं राजा के लिए और विकृष्ट बनाते हैं देवताओं के लिए। देखो, चतुरस्र वर्गाकार नाट्य मंडप को चतुरस्र कहा जाता है। इसकी सभी भुजाएं समान होती है। यह नाट्य मंडप 32 हाथ लंबा, 32 हाथ चौड़ा होता है। समन्तश्च कर्तव्या हस्ताद्वा त्रिशद्वेव ही शुभ भूमि विभागस्थो नाट्यज्ञे नाट्य मंडपः। इसमें प्रक्षेपोपवेश 16 हाथ, रंगपीठ 4 हाथ का, रंगशीर्ष 4 हाथ का और नेपथ्य ग्रह 8 हाथ का बनाना होता है। इस प्रकार से चतुरस्र नाट्य मंडप बनाया जाता है। तीसरा प्रकार है त्रयस्त्र नाट्य मंडप। त्रयस्त्र नाट्य मंडप जो है प्रजा हेतु होता है, त्रिभुजाकार होता है और त्रिभुजाकारी नाट्य मंडप को त्रयस्त्र कहते हैं। उसकी 3 भुजाएं होती है, सम त्रिबाहु होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रजा हेतु अवर त्रयस्त्र मंडप बनाया जाता है। इसकी तीनों भुजाएं 32-32 हाथ की होती हैं और बीच में रंगपीठ भी त्रिकोणात्मक ही बनाया जाना चाहिए। त्रयस्त्रम त्रिकोणम कर्तव्यम नाट्यवेश्य प्रयोक्तृभिः मध्ये त्रिकोणमेवास्य रंगपीठम तो कार्येत। इसमें प्रेक्षकोपवेश आदि की लंबाई चतुरस्र नाट्य मंडप के समान ही होती है। अगली कारिका देखेंगे, कारिका नंबर 31। एवं एषो अल्पसूत्रार्थ निर्दिष्टो नाट्य संग्रह अतः परम प्रवीक्षामि सूत्र ग्रंथ विकल्पनम। इस कारिका में नाट्य संग्रह
के विषय का उपसंहार दिया है। एवं मेषो अल्पसूत्रार्थो निर्दिष्टो नाट्य संग्रह अतः परम प्रवक्ष्यामि सूत्र ग्रंथ विकल्पनम। इस कारिका में नाट्य संग्रह के विषय का उपसंहार दिया है। संग्रह के 11 भाग बताए थे, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब ये अंतिम कारिका है संग्रह के बारे में जिसमें उपसंहार दिया है। इसका अन्वय इस प्रकार है। एवं एषः अल्पसूत्रार्थः नाट्य संग्रह निर्दिष्ट अतः परम सूत्र ग्रंथ विकल्पनम प्रवक्ष्यामि। इस प्रकार मैंने अत्यल्प शब्दों में नाट्य संग्रह का निर्देश किया है। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि बता रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने अत्यल्प मतलब बहुत कम, अति अल्प शब्दों में नाट्य संग्रह का निर्देश किया है। संप्रति यानी कि अब मैं सूत्र तथा ग्रंथ के परीक्षण का कथन करूँगा। अब मैं क्या करूँगा? सूत्र और ग्रंथ के परीक्षण का कथन करूँगा। नाट्य संग्रह का उपसंहार करते हुए नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि कह रहे हैं कि हे उपस्थित महर्षियों, आप लोगों की जिज्ञासा संपूर्ति हेतु इस प्रकार मैंने बहुत कम शब्दों में संग्रह के सभी अंगों को बताया। कौन से अंग? रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, वाद्य, गान तथा रंग आदि 11 विषयों का संक्षेप वर्णन किया। और अब मैं क्या बताऊंगा? सूत्र तथा ग्रंथ के परीक्षण का कथन करूंगा आगे। तो इस कारिका की विशेष बात क्या है कि जो जिज्ञासु प्रमाता होता है उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। इस तथ्य की यहाँ पर अभिव्यंजना हो रही है। तो इस प्रकार से हमने संग्रह के 11 अंगों का अध्ययन किया। अब अगले जो है रस निरूपण, हम अगले व्याख्यान में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।